Hello. Hello. It's a new notification. अच्छा वहाँ पे कौन से बॉयज? साथ उसके ग्रीन टी लेती है 10 बजे। अच्छा हाँ भुना हुआ चने वही वाला बच्चे ही होने लगे। हाँ जी माइक बंद करके बातें कर लो। मैंने लेकिन पिछली दफा जब बता रही तब मैं नहीं मान रही थी। नॉर्मली डाइट करते थे। एक हफ्ते वाली नहीं की या उन्होंने की नहीं है ठीक। हेलो यार रोटी भी खा लेना, अपने माइक तो बंद करो, पीछे से आवाजें आ रही है सारी। हेलो जी जी हेलो के आगे भी बोल रहे हैं। सर क्लास में है। नजर हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर।
Good evening, sir. How are you? इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी। सबसे गुड इवनिंग पहले वो सर। जो है ना एडमन कहीं गया हुआ था। गुड इवनिंग। एडमन साहब जो है ना कहीं बिजी थे, तो रास्ते में उनकी बाइक पंक्चर हो गई, तो इस वजह से जो है ना वो इतना लेट हो गए। आई एम सॉरी। ठीक है, It's okay, sir. ओके सर, अच्छा कोई बात नहीं है, हो जाता है। अच्छा बात सुने। आज दो दो तरह के मिसहैप है। मेरा जो पुराना जो लैपटॉप था वो खराब हो गया जिस पे हम पढ़ते थे, तो आज हम स्क्रीन भी शो नहीं कर पाएंगे और आप मेरी तस्वीर भी नहीं देख पाएंगे। सर आज हम खराब होने वाले दिन मैंने सुबह उस सर लैपटॉप आज पे का दिन ही खराब है। सर आज ही खराब हुआ है। सुबह मैंने उस पे क्लास ली है, लेकिन अभी मैंने उसको ऑन किया तो वो ऑन ही नहीं हुआ लैपटॉप। सर हमारी किस्मत ही अच्छा खराब हो गई। नहीं नहीं नहीं, किस्मत आपकी बहुत अच्छी किस्मत है। नहीं खराब आपने होती। नहीं नहीं, आपने जो है पाकिस्तान के स्टार बनना है। कभी कभी हाँ ऐसा हो जी जाता है। सर आज का दिन खराब है। तो स्टार बन के दिन इंशाल्लाह बहुत आपको अच्छा स्पॉन्सर बेटा। करेंगे लैपटॉप। हाँ अच्छा सुने, अभी क्लास शुरू करते हैं। अभी टाइम पहले ही पड़ा हो गया है। आज हमने ये मैं नोट्स भेज आपका दिन खराब होगा, पता तो नहीं। आज तो वैसे भी हमारा तो बहुत अच्छा दिन है आज। अच्छा सुने, अभी क्लास स्टार्ट करें बस, अब बातें नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत काम है। आज चोरी हमने भी मिस पढ़ना हो है गई। डिफरेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये हमने देखना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, आप बस सुनते जाएं, और बाद में जो जब नोट्स भेजूंगा तो आप देख सकते हैं वहां पे। ठीक है। अच्छा जी, Okay. नंबर 1 ये है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, एनर्जी इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पेज नंबर बता दे इन द सर। हाँ जी, पेज 209 है। अच्छा जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बस मेरा 20 शेयर। जी मेरा बेटा। सर मैंने चेक करना था कि आप मुझे सुन सकते हैं। ओके आप कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसमें जो है नंबर 1 जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। नंबर 2 जो है सिस्टम बिकम वार्मर, जबकि एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है और सिस्टम जो है जाता है। नंबर 3 जो है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। और इसमें जो है एक्सोथर्मिक में एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है और एंडोथर्मिक में एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर एक्सोथर्मिक में सिस्टम एनर्जी को लूज करता है, जबकि एंडोथर्मिक में सिस्टम एनर्जी को गेन करता है। और नंबर 5 है कि डेल एच इज एडेड एट द प्रोडक्ट साइड ऑन द बैलेंस इक्वेशन, यानी हीट जो है वो प्रोडक्ट में ऐड की जाती है एक्सोथर्मिक में, जबकि एंडोथर्मिक में डेल एच हीट इज एडेड टू द रिएक्टेंट। एंडोथर्मिक रिएक्टेंट में जो है वो हीट ऐड की जाती है, जबकि एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में जो है वो हीट की जाती है, ऐड की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सोथर्मिक इट प्रोसीड बेटर व्हेन हीट इज डिस्कार्डेड। ठीक है, ये जब अगर हीट को डिस्कार्ड कर दें तो ये बेहतर परफॉर्म करता है, बेहतर प्रोसीड करता है। जबकि एंडोथर्मिक जो है इट प्रोसीड बेटर व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब हीट सप्लाई की जाती है तो एंडोथर्मिक बेहतर करता है परफॉर्म, और जब हीट जो है डिस्कार्ड की जाती है तो एक्सोथर्मिक जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है, प्रोसीड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है प्रीवियस एग्जाम में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको नोट्स में भेज दूंगा इसके। अच्छा, उसके आगे है सिंबल और फार्मूला। सिंबॉलिक टर्म होती है ना, ये सिंबल हम जो सिंबल्स लिखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, और फिर फार्मूला एक लिखते हैं।
तो सिंबल और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? नंबर वन, सिंबल स्टैंड फॉर एन एलिमेंट। किसी सोडियम के लिए हम Na लिखते हैं, कार्बन के लिए C लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं। तो ये क्या है? दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। लेकिन जब काफी सारे एलिमेंट मिलते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं, और उस कंपाउंड को हम फार्मूला की शक्ल में लिखते हैं। कंपाउंड को किस फॉर्म में लिखते हैं? फार्मूला की शक्ल में। तो फार्मूला स्टैंड फॉर दी कंपाउंड, जबकि सिंबल स्टैंड फॉर दी एलिमेंट। उसके बाद सिंबल जो है इट इज दी एब्रीवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट, जबकि फार्मूला जो है इट इज एन एब्रीवेटेड नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है ये अपने फ्रेंड्स को जरा बता दें सब लोग कि क्लास शुरू होगी। अभी वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, तो आप अपने फ्रेंड्स जितने भी आपके जानने वाले उनको या ग्रुप में एक दफा लिख दें कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी। उसके बाद जो है नंबर 3 जो है, सिंबल जो है इन्फॉर्म ओनली द नेम ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। मसलन कॉपर है, उसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से। इस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट है, सोडियम को Na से, ये डिफरेंट एलिमेंट को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि फार्मूला जो होता है वो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे H2O है, वाटर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे HCl है। इस तरह से डिफरेंट, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट है, H2SO4, ये डिफरेंट फार्मूलेज हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंपाउंड। तो जो फार्मूला है ये कंपाउंड की वो जो है कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सिंबल जो है इट ओनली रिप्रेजेंट दी सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये था डिफरेंट सिंबल और फार्मूला में। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है? सिंपलेस्ट। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम फार्मूला लिखते हैं उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, और जो हम कंबाइंड फॉर्म में या जो है हम सिंपल फॉर्म में नहीं लिखते उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सुने। एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है उसको क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। नंबर 2 जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मसलन मैं उसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, जैसे C6O और H6O। तो ये 6 अगर हम काट दें तो हम सिंपल लिख दें C और C1 और H1। 1 हम लिखते नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये C और H जो है ये एक सिंपल फॉर्म है, और C6 और H6 ये कंपाउंड जो था ना मॉलिक्यूलर फार्मूला था। समझ आ गई इसकी? उसके बाद जो है तीसरा नंबर है, बाय द एम्पिरिकल फार्मूला वी कैन गेट एम्पिरिकल फार्मूला वेट बाय मास रेशियो। हम वेट बाय मास रेशियो से एम्पिरिकल फार्मूला में उसका जो है फार्मूला ले सकते हैं। बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला वी कैन गेट मॉलिक्यूलर वेट बाय मास। इसमें जो है हम एम्पिरिकल वेट बाय मास लेते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट में हम मॉलिक्यूलर वेट बाय मास लेते हैं। और इसकी एग्जांपल मैंने अभी बताई है, CH और C6H6। इस तरह से जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल फार्मूला बाय अ नंबर। हम किसी एक्सपेरिमेंट गेन करके, ये अपनी वीडियो प्लीज ऑफ रखें प्लीज। आई डोंट नो ये कौन बंदा वीडियो दिखाना चाह रहा है, पता नहीं, शायद इसने शर्ट नहीं खरीद ली है। बेटा आपकी शर्ट अच्छी है, हाँ थैंक यू। देख ली अच्छा, क्या पता इसने भी मेरी तरह 5 साल पहले नहीं ली हो। अच्छा जी, तो ये जो है
एक्सपेरिमेंट एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से लेते हैं, और अगर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें किसी नंबर्स के साथ तो फिर वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। सर कंपैरेटिव स्टडी का कब लेक्चर शुरू होगा? 7 o'clock। ओके सर, उससे अच्छा पहले जी। स्टोरी सुना देना, फिर सर हारून आ जाते हैं। आज छुट्टी नहीं सर कंपैरेटिव से? आज नहीं, आज जो है ना, आज स्टोरी नहीं सुनानी, कल सुनाएंगे, टाइम बड़ा वेस्ट हुआ है। अच्छा जी, आगे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल जो है ना वो करेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आम तौर पे हम जो यूज करते हैं ना वो करते हैं सेल्सियस स्केल। आम डेली लाइफ में हम कहते हैं आज टेम्परेचर कितना है, वो इतने सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लेबोरेटरी में जाएं, या ऐसा यूनिट जो होती है ना, वो ये विल्सन अनायत कौन है, इसको कोई जानने वाला है तो इसको बता दो, क्लास शुरू हो गई है। और एस्टर को भी बता दो, एस्टर वसीम को भी और स्माइली को भी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये सेल्सियस स्केल हम आम डेली रूटीन में हम करते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल जो है इसके कल मैंने बताए थे 3 स्केल होते हैं। एक जो है केल्विन स्केल होता है, एक सेल्सियस स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तो आम तौर पे हम लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम जो है वो केल्विन को यूज करते हैं, लेकिन हम आम रूटीन में तो हम किसको यूज करते हैं, हम सेल्सियस स्केल को यूज करते हैं। इसलिए हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में डिफरेंस देखेंगे। तो सेल्सियस स्केल में डिफरेंस ये है, पहला नंबर 1 ये है कि इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम, ठीक है। जो सेल्सियस स्केल है ना, ये हम एमकेएस सिस्टम क्या है, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, या सेंटीग्रेड ग्राम और सेकंड, ये इस सिस्टम में हम सेल्सियस यूज करते हैं। जबकि जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं। और 1 सेल्सियस जो होती है वो 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर है, जबकि 1 फ़ारेनहाइट जो है वो 1 सेल्सियस ओवर 1.8 जो है सेल्सियस के बराबर होता है, 1 over 1.8 के। इसका सिंपल फार्मूला पता क्या है, ये अभी दूसरा लैपटॉप नहीं बना, मैं दिखाना चाह रहा था, ये होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा कि 1 सेंटीग्रेड जो है वो 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर है। और अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप 1.8 को दूसरी साइड पे ले जाएं। उसके बाद तीसरा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर जो है सेल्सियस का वो 0 सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट का जो सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट जो है वो है सेल्सियस का, कि बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस का जो होता है वो 100 होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट का जो होता है वो 212 होता है, ठीक है। यानी उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो 0 है और मैक्सिमम कितना है सेल्सियस का 100, यानी डिवीजन कितनी होगी 0 से 100 के 100 डिवीजन हो गई। जबकि फ़ारेनहाइट का 32 से शुरू होकर 220 तक 212 तक है, तो इनके दरमियान डिवीजन कितनी होती है 180। फ़ारेनहाइट में कितनी डिवीजन है 180, और सेल्सियस में कितनी डिवीजन है 100, ठीक है। उसके बाद क्या है, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द स्केल इज, ये जो है ना सेल्सियस का एब्सोल्यूट जीरो वो है -273.16 सेल्सियस, जबकि एब्सोल्यूट जीरो फ़ारेनहाइट का जो है वो है -460 फ़ारेनहाइट। किसका, सेल्सियस का एब्सोल्यूट जीरो स्केल जो है वो कितना है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप केल्विन में लेते हैं तो फिर आपके पास -273.16 केल्विन उसका सेल्सियस आ जाएगा, और उसका कितना आएगा, उसका आएगा जो फ़ारेनहाइट है उसका आएगा -460, ठीक है। उसका कितना आता है -460 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये मैं बच्चे को एक को लिख दूं कि क्लास हो रही है, क्लास इज ऑन।
सर कुछ अच्छा जी। बच्चों की कनेक्ट ही नहीं हो रही, वो मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से जितने बच्चे आ रहे हैं उनको मैं सर ऐड करता जा रहा ये हूँ। पुराने सर हम पुराने लिंक से ऐड हुए हैं, लेकिन अच्छा जी। वो जो नया लिंक किसी ने सेंड किया उससे ऐड हो रहे हैं कुछ बच्चे। यस सर, इसलिए नए हुआ। लिंक से कोई भी नहीं, नहीं, मैंने पुराने से किया तो उससे ही कनेक्ट हुआ है। यस हाँ नहीं मैंने भी। पुराने से करना है, नए तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। सर तो पुराने बाकी से ही सब किया। लोग बता देना ग्रुप में। आप अपने नए फ्रेंड को जरा बता देना कि पुराने लिंक पे सर करें, हम पुराना आईडी ही, नए पे पुराना ना उनको आते लिंक जाए। सेंड किया है, उससे भी नहीं हो रहा वो कह रहे। फिर उनका नेट का मसला न- होगा। नहीं नहीं उसमें नए तो हो वाले रहा से है। मैं 15 मिनट वेट करता रहा। अच्छा जी। अच्छा भैया हम बात तो 1 सुने। मिनट में ऐड हो गए थे। अच्छा सुने बच्चों, ये जो है ना दो चीजें, एक तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये सेल्सियस स्केल और ये फ़ारेनहाइट। और हो सकता है बार दफा पता है ये यही सवाल जो एक और तरीके से आएगा, राइट डाउन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग। ठीक है, तो आपने डिफरेंट टेम्परेचर मेजर करने के जो यूनिट्स है ना, ये आपने, और ये इसी तरह से बता देना है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, और सेल्सियस का जो है ना इसकी सारी ये प्रॉपर्टी लिख देनी है, और इसी तरह से फ़ारेनहाइट की लिख देनी है, और इसी तरह से केल्विन की लिख देनी है। यही ये डिफरेंस जरूरी नहीं है, आपको ये भी आ सकता है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड राइट ब्रीफली अबाउट दोज यूनिट्स। तो आपने जो है वो उनके बारे में लिखना है। ठीक है, एक मिनट जी, ये पता नहीं, हेलो कॉल आ रही है। जी बेटा क्लास शुरू होगी, आप क्लास में आ जाए जल्दी से पुराने लिंक पे। नहीं 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 नहीं, पुराने वाले पे आए, पुराने वाले पे, पुराने वाले, पुराने वाले पे आ जाएं। अच्छा जी, वो जो है ना अब है नेक्स्ट, बस ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फर्क बताएं आप दोनों। तो ये हमने वैसे पहले भी पढ़ा था, हार्डवेयर कौन से होते हैं, all physical components of the computer which can be touched, which can be measured by weight and occupy space at are collectively called computer hardware। वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका वेट होता है, उनको कहते हैं, ये क्या है, दीज आर हार्डवेयर। और उनकी एग्जांपल क्या है, उनकी एग्जांपल है कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर्स है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सीपीयू है, ये सब आपके हार्डवेयर हैं। ये क्या है, हार्डवेयर। ये क्या है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आर द डिफाइन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर द कोड written in a defined manner. In other words, software are pre-written program which control the operation of the computer. वो जो है सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्री प्लान होता है, जिसको पहले से हमने प्लान करके रखा होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने डिवाइड करना है, क्या करना है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल डॉस है, विंडो है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, जावा है, ओरेकल है, C++ है। तो ये सारे क्या हैं, उनकी लैंग्वेज है, उनके प्रोग्राम हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर हैं, और वो क्या है, वो हार्डवेयर है। आगे है मिक्सर एंड कंपाउंड। मिक्सर और कंपाउंड वैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक दफा हम दोबारा कल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, 7 बज गए हैं। अभी हम कंपैरेटिव स्टडी पे जाएंगे, और कल इन होपफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम जो ये जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, इनसे फारग हो जाएंगे, डिफरेंस खत्म हो जाएंगे। फिर हम यूनिवर्स के बारे में सोचेंगे कि यूनिवर्स जो थी वो कैसे एग्जिस्ट हुई। ठीक है, और नईम जी सुन सर। रहे हो ना, सर आज सर हर उनकी क्लास होनी है। उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप भी यस कायम सर, रहे। आप बुला रहे थे। गुड हाँ इवनिंग मैंने सर। हाँ जी, नईम कैसे हैं? सर मैं ठीक, आप कैसे हैं? तो आप हमारे फेवरेट स्टूडेंट है ना, इसलिए आप हमें याद रहते हैं।
सर आप भी कोई तो हमारे फेवरेट फेवरेट देख प्रोफेसर लें है। सर, फेवरेटिज्म। एक सुमन बड़ी फेवरेट है और एक ये बड़ा फेवरेट है। सर इनकी स्टोरियां भी तो सुनानी है, आज सुना दे फिर। सर गलत इसीलिए तो बात है। सुमन सर अब सुना दें, अब 2 मिनट लगेंगे। सर सर नहीं ये खुद ही गलत सुना बात दो। है। मोहम्मद सर सर मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं जो आपने एफसी कॉलेज में एक नहीं दफा नहीं अभी सुनाया नहीं था। सुनाना। अच्छा एफसी कॉलेज वाला आज मुझे तो अभी तक याद है, आपने सुनाया था सर। अच्छा आज नहीं सुनेंगे, आज टाइम कम है। अच्छा लास्ट टाइम 12 साल पढ़ाया बेटा, 12 years। सर मेरे नाना वहाँ पे लेबोरेटरी में होते थे, क्या रहमत नाम था? मसीह। हाँ रहमत मसीह तो मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे, इरफान उनका बेटा है। फिर वहाँ पे एक चौकीदार होता था, मैं भी उसे जानता हूँ। चले सर आगे बढ़ाएं, टाइम शॉर्ट है, रिश्तेदारियां बाद में निकालेंगे। नहीं सर आज पहले स्टोरी सुना दे, पहले भी तो लेट हो ही गए हैं। अच्छा सुने फिर सुमन, तुमने नाराज नहीं होना, छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा लंबी नहीं है वैसे ये। सर बच्चों को भी ऐड करना है सुनाएं। सर सुना दें। चुप करें, सुने चुप करके फिर। अब ये सुमन तुमने नाराज नहीं होना, सुन रही हो तुम? और सर बोले कि माइक पे भी नहीं आना। अच्छा सुमन के सर ना हम कुछ बच्चों को भी ऐड कर लें। मैंने कर लिए सबको। सुमन के हमसाए जो थे ना, वहाँ पे हमसाए तो अच्छे होते हैं वैसे, वो अच्छे ही थे इसके हमसाए। तो हुआ ये कि वो इनके हमसायों के ना, वो जो रहते थे ना मतलब फैमिली जो रहती थी, तो वो उनके हस्बैंड कहीं ना गए हुए थे, तो वो आए ना। तो उसने कहा पता नहीं किधर गए हैं वो हस्बैंड, पता नहीं किधर गए हैं। वो 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, वो आई ना। वो परेशान थी लेडी। तो वो कहती है कि अच्छा चलो मैं ना इस तरह करती हूँ, मैं थाने में बताती हूँ, रिपोर्ट कराती हूँ कि मेरे हस्बैंड इस तरह से गुम गए हैं शायद। तो वो जो है ना, उसने अपने साथ वाली हमसाई को लिया, सुमन को नहीं, दूसरी वाली हमसाई को। तो उसको साथ लिया, तो उसको कहती है आओ मैं जरा रिपोर्ट करवाऊँ ना वहाँ थाने में। तो वहाँ जाके तो कहती है कि मेरे ना हस्बैंड गुम गए, तो मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो कहते हैं अच्छा चलो ये बताओ उसका हुलिया, जरा उसका हुलिया बता दें। तो कहती है कि उसका हुलिया जो है ना लिखें कि 6 फुट लंबे, गोरे चिट्टे और लंबे गंगरियाले बाल, और जो है ना हाइट उसकी बहुत अच्छी है और बड़े स्मार्ट से हैं। तो वो साथ वाली हमसाई कहती है कोनी मार के कि तुम्हारे हस्बैंड तो छोटे से कद के और वो गंजे से हैं, तो तुम क्या लिखवा रही हो? वो कहती है चल जो पहले हो गया सो हो गया, अब जो मिले वो तो कोई चाजदा हो। मुझे बताइए फिर आज की बात। वाह वाह सुमन क्या बात है। बड़े अच्छे थे हमसाए तो बड़े थे। सर मुश्किल में तो पुलिस वालों को डाल दिया ना, सर मुश्किल में तो पुलिस वालों को डाल दिया, इस तरह का इसके लिए रिश्ता ढूंढ के लेकर आए। पुलिस स्टेशन ना हो, सर मेरा एक सवाल है सर पता है क्या है, ये हाल आपने बिल्कुल ठीक बताया है, ये हमारा ही हाल है। हम अच्छा खासा प्रोफेशन छोड़कर हम सीएसएस के पीछे लग गए हैं, तो हम कह रहे हैं अब जो मिले कम से कम कुछ अच्छा मिले। नहीं नहीं अच्छी बात है, अच्छे की सर एक मैं सुना दूं, छोटा सा बिल्कुल। नहीं बेटा अभी टाइम नहीं है, 5 सेकंड का है। अच्छा सर चलो कोई बात नहीं है सर, सुनाने दे भाई को भी। सर एक दफा ना सुमन की मामा जो ना उनको कहती हैं कि साथ वालों से ना जाके ना, बेचारी सुमन, तो साथ वालों से ना हमसायों से जाके ना तो कुछ चम्मच ले आओ। तो वो जाती है तो कहती है उन्होंने इनकार कर दिया है। तो उसकी मामा कहती चलो छोड़ो परा, अपने निकाल लो आप। मजा नहीं आया। ये क्या था? ये कौन सी खिचड़ी थी? मजा नहीं आया। ये क्या था? घर में थे फिर भी हमसायों से मांग रहे थे। ओ चलो तो ये तो तुम हंसने वाला को सुनाओगे, ये तो मैं सोचने वाला है। हम सोचने पड़ गए कि हंसना था कि रोना था। खत्म हो गया सर। हो गया। अच्छा जी, अच्छा हंसो अभी, हंस लो। अच्छा जी, कल जो अच्छा कल हमने इब्राहिम के बारे में, बुजुर्ग इब्राहिम के बारे में पढ़ा था कि उनकी जिंदगी हिस्टोरियन के ऐसी बताते हैं। फिर बाइबल के मुतालिक हमने पढ़ा था कि बाइबल में उनके जो बुजुर्ग थे वो
पहले कहाँ से मूव करके, वहां से ऊर शहर से मूव करके हरान में आ गए थे। और फिर जो थे ना इब्राहिम, वो खुद भी हरान से मूव करके तो वो एक नई जगह मैंने बताया था, उसका नाम था मकाम सकम, वहां पे आ गए थे। और वहां पे उन्होंने कुर्बानगाह भी बनाई थी और फिर उन्होंने कुर्बानी भी चढ़ाई थी और वो जो है ना सारा कुछ किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, वो अपने जो था ना भतीजा लूत उसके साथ वहां आ गए थे। लेकिन फिर उसी जो मुल्क में जो था ना वो कहत पड़ गया था, ठीक है। और फिर इब्राहिम जो का वहां रहना जो है ना वो काफी मुश्किल हो गया था, वजह क्योंकि कहत भी पड़ गया था। तो फिर इब्राहिम किधर चला गया, फिर वो मिस्र में आ गया था। जब सख्त काल पड़ गया ना तो वो मिस्र में दाखिल होने लगा। तो जब मिस्र में आई, बाइबल में भी इसकी स्टोरी यही सेम है कि जब वो मिस्र में आने लगा ना, तो चूंकि इब्राहिम की बीवी जो थी ना वो बहुत खूबसूरत थी, तो उसने कहा कि ये लोग जो है ना, और खासकर जो बादशाह है, इसने जब तुम्हें देख लिया ना तो इसने जो है ना मुझे मार देना है और तुम्हें जो है ना इसने रख लेना है। तो इसलिए तुमने इसको कहना है, मैं इनसे कहूंगा कि ये मेरी बहन है, ठीक है। तो वो जो है ना फिर वो मेरी जान बख्शी कर देंगे। तो वो सचमुच ऐसा हुआ, जब वो मिस्र में गया ना तो उन्होंने देखा कि ये जो है ना जो लेडी है ये खूबसूरत है, तो उन्होंने वो बादशाह के पास ले गए उसको। तो उसने जो कि बताया था कि ये जो है ना ये मेरी बहन है। तो फिर खुदा ने उसको गाइड किया था और फिर उसने खुदा ने बताया कि ये जो है ना ये इसकी बीवी है। तो फिर उसने वापस किया उसको और उसने फरौन ने उससे कहा कि तूने मुझसे ऐसा क्यों कहा। उसने कहा वैसे तो आपने मुझे मार देना था, तो इस तरह से मेरी जान बख्शी हो गई है। तो उसने कहा नहीं, तूने गलत किया, तू मुझे पहले ही बता देना चाहिए। या नहीं हो, उसने जो है ना उसकी बीवी वापस कर दी थी, ठीक है। और फिर जो है ना जब मिस्र आए थे तो फिर वो अपने माल सबाब सारा कुछ लेके, बीवी बच्चे और वो जो है भतीजा अपना, उसके दोबारा कनान में आ गए थे। और कनान में उसी जगह पे आ गए थे, बैतेल में उस जगह आए जहाँ पे पहले उन्होंने क्या बनाया था, एक कुर्बानगाह बनाई थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, फिर जब वो दोबारा कनान में आ गए थे ना दोनों, तो ऐसा हुआ वो लूत के भी भेड़ बकरियां थे और उसके भी भेड़ बकरियां थे दोनों के। तो उनके चरवाहे जो थे ना आपस में वो झगड़ पड़े। तो जब वो झगड़ पड़े ना तो फिर वो जो है ना बुजुर्ग इब्राहिम ने कहा कि अब ऐसा है कि चूंकि आपस में अब रोज झगड़ते रहते हैं तो बेहतर हम ना एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएं। तो फिर उसने लूत से कहा कि ये देख ले, इधर भी तुम देखो और दूसरी जगह भी देखो, जो इलाका तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है और जहां तुम जाना चाहो, पहले तुम्हारी बारी है, तुम उस जगह पे चले जाओ और जहां मुझे कहोगे मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। तो सर फिर स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। उसने, मैंने सारे ऐड कर लिए बेटा। फिर उसने जो है ना जो ये जो था लूत, इसने सदूम का इलाका वो चुना था, वो बड़ा उसको अच्छा लगा, तो इसने वो इलाका जो है ना वो चूज कर लिया। तो इब्राहिम ने कहा कि ठीक है आप उधर चले जाओ और मैं दूसरी साइड पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है ना फिर अलग-अलग हो गए थे। और फिर इब्राहिम जो है ना इसने अपना जो डेरा था ना वो एक जगह थी जैरून, वहां पे जाके वो रहने लग गया और वहां पे एक कुर्बानगाह भी उसने बनाई। लेकिन हुआ क्या, वो कुछ अर्से के बाद जो था ना वहाँ के जो बादशाह थे जो इर्द गिर्द के थे, उन्होंने उसके इलाका में जहाँ लूत रहता था ना वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया उस इलाका पे, और उन्होंने लूत का जो था ना माल सबाब सारा कुछ वो भी ले लिया और उसको भी जो है ना वो पकड़ के तो ले गए। तो फिर जो है इब्राहिम को पता चला कि इस तरह से वो मेरे भतीजे को पकड़ के ले गए हैं, और वो जो करीब करीब के बादशाह थे, तो उन्होंने फिर उसने जो है ना बुजुर्ग इब्राहिम ने उसने अपने जो है ना काफी सारे नौजवान, तकरीबन कोई 318 का जिक्र है यहाँ, तो उनको भेजा और उन्होंने फिर जाके तो वो लूत को और उनके माल सबाब को जो है ना वो छुड़ाया और फिर वो वापस आया, ठीक है। ये उसके बाद जो है अब जो है बाइबल के मुताबिक जो है कि वो क्या था कि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ, ठीक है। लेकिन आप सबको पता है और बीच में बातें कौन कर रहा है, सुमन तुम समझाओ ये बातें जो कर रहे हैं। अच्छा सुमन तो बड़ी मशहूर हो गई है,
250 बच्चों को पता है, एक सम्मन भी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, आपको पता है कि जो इब्राहिम था ना, इसकी कोई औलाद नहीं थी, और जो थी ना, उसको सब कुछ था, उसके पास माल सबाब, नौकर चाकर, हर चीज, एवरीथिंग ही हैज, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। तो वो उसकी ख्वाहिश थी, और उसने खुदा से कहा था कि जो है ना, मतलब उसकी हसरत थी कि मेरे बेटा को हो जो मेरे सारे जो है इसका माल सबाब का मालिक ठहर सके। तो खुदा ने फिर उसको कहा कि तू आसमान के तारे देख और जमीन के रेत के जर्रे देख, मैं तेरी नस्ल को इस तरह से बढ़ाऊंगा। ठीक है। और फिर क्या हुआ था, फिर खुदा ने जो है ना इब्राहिम से कहा, तू मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेंढा और एक उमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने सभी चीजों को लिया और उनको बीच से दो दो टुकड़े किए, और परिंदों के टुकड़े ना किए। अब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर जपने लगे और इब्राहिम उनको हंकारता रहा। ये माइक प्लीज ऑफ कर ले डॉल्फिन सारे, अपना माइक ऑफ करे। सही, डॉल्फिन का ऑन है। बंद करो बेटा। अच्छा जी, और फिर आपको पता है कि खुदा ने क्या किया था, फिर खुदा ने उनको, बेशक पहले वो मतलब वो कहता था कि जो है ना, जो खुदा ने उसको कहा था कि तुझे तेरी नस्ल को मैं बढ़ाऊंगा, और आसमान के तारे देख ले और जमीन के वो जो है रेत के जर्रे देख ले। तो उसको यकीन नहीं था, कहता नहीं मैं भी बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी भी बूढ़ी है, तो ये नामुमकिन है। लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं होगा ऐसा। ठीक है। और फिर आपको पता है कि खुदा ने उनको क्या किया, एक बेटा दिया। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, फिर उसी बेटे की कुर्बानी मांग ली। लेकिन क्या वो कुर्बानी से डरा कि खुदा ने एक एक ही बेटा दिया और वो भी बुढ़ापे में दिया, तो मैं, खुदा ने जब उसको कहा ना तो उसकी कुर्बानी दे दे। तो आपने सारी स्टोरी पढ़ी हुई है बाइबल में, तो वो जो सर है इसमें हाजरा वाला भी लिखेंगे? हाँ आप लिख सकते हैं, बिल्कुल हाजरा का भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैं तो आपको बड़ा मुख्तसर करके बता रहा हूँ, इसको जो है ना बड़ा ब्रीफ करके बता रहा हूँ। आप जितना ज्यादा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से लिखना है, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा है। आपको आएगा कि इब्राहिम के बारे में नोट लिखें, तो आपने फिर इसकी पूरी स्टोरी लिखनी है, और ये 20 नंबर का सवाल आना है। ठीक है। तो आप जितना लिख सकेंगे, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि ये हेडिंग्स के साथ लिखें। मसलन मिस्र की तरफ रवानगी, मिस्र से वापसी, बादशाह से जंग, इस तरह से इब्राहिम की वो जो है हजरत लूत से अलहदगी, इस तरह से आपने हेडिंग्स बना के लिखना है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ था जब खुदा ने, सर एक चीज है, मैं एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे बात पूछनी थी। वो हाजरा वाला जो किस्सा है सर, बाइबल में लिखा हुआ है कि इस्माइल जब 12 साल के हुए थे तब उन्हें घर से निकाला गया था, लेकिन जो मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग है वो जब बिल्कुल बच्चे थे, मतलब कुछ माह के थे, तो तभी उन्हें घर से निकाल दिया था। तब काइंडली आप ये बताएंगे कि हम लोग भी बाइबल के अकॉर्डिंग लिखेंगे या जो मुस्लिम्स की हिस्ट्री है उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अगर हम लोग हाजरा वाला किस्सा ऐड करते हैं तो? दोनों के अकॉर्डिंग। आप जो है ना दोनों का लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि कुरान पाक में इस तरह से लिखा है और बाइबल इस तरह से कहती है। इट्स सिंपल। लेकिन सर वो तो फिर डबल स्टेटमेंट हो जाएगी ना, तो आप तो फिर आप एज फैक्टर मेंशन ही ना करें। आप सर मैं एक सजेस्ट करूं, कोई एक बता दे और उसको। हाँ बताओ बेटा। सर मैं सजेशन ये कर रहा था कि जैसे लिखा हुआ है, हम क्यों ना इस चीज को गोल करें कि देख हाजरा का भी जिक्र ना करें और सारा का जिक्र ना करें, लेकिन हम इस तरह कह सकते हैं कि इब्राहिम के यहाँ बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ जिसकी कुर्बानी खुदा ने उसे मांग ली। अब अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये कदर मुनासिब है, क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर वो क्या पता एग्जामिनर मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, इस चीज का एग्जाम हमें नहीं पता पेपर चेकर का। लेकिन लेकिन पढ़ जाएंगे। इस्माइली जो है बहुत प्रोमिनेंट है, तो वो उनको बहुत कंसीडर करते हैं। नहीं आप कोशिश करें कि आप कोशिश करें कि आप इस्माइल का जरूर जिक्र करें, और करें भी कुरान के हवाले से। सर लेकिन जब इब्राहिम के बारे में लिखना है तो उसमें इस्माइल के बारे में लिखना जरूरी है। सर पर कुरान के हवाले से इस्माइल की कुर्बानी मानते हैं। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, तो वही मैं वही कह रहा था कि हमें तो पता है कि जिसकी कुर्बानी अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमने चलना है। हम तो इस चीज को लेकर चलेंगे कि खुदा ने इब्राहिम को बुढ़ापे में बेटा दिया और बाद में उसकी कुर्बानी मांग ली। सर
ये देख लो सर। नहीं, लेकिन इसमें आपने फिर मेंशन करना है कि बाइबल के मुताबिक, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपको पता है कि कुरान के मुताबिक क्या है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर दोनों को अलग-अलग लिख देंगे। हाँ लिख दें, लेकिन ये है ना कि ये टाइम ही हमारे पास एक ही सवाल का है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, आपने टाइम मैनेजमेंट जरूर देखनी है। जी बेटा। सर ये क्वेश्चन जो है वो कितने पेजेस में होना चाहिए? बेटा क्वेश्चन तो एक पेज पे होगा, आंसर काफी लंबा होगा। आपने हाँ 4 मैंने पूछा यही है। एक लाइन पे, एक दो लाइनों में क्वेश्चन होता है। आपने बात सुनो, क्वेश्चन इतना होता है उतना ही होता है। हर नहीं सवाल भाई, को ये आधा वाला घंटा अच्छा था। देना है। आधे घंटे में जितना आप मैक्सिमम लिख सके, 15 पेज लिख सके, 20 लिख सके, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, 30 मिनट में एक ही सर पूछा मैंने यही था। काम के 10 पेज भी लिखे हो तो बड़े हैं। इसके बारे में थैंक यू सर। अच्छा जी, ऐसे भी तो लिख सकते अच्छा हैं जी, कि आगे जो है ना, अच्छा बात तो सुने ना, जब कुर्बानी मांगी थी तो वो कुर्बानी वाला भी पूरा किस्सा लिखना है कि वो जो है इब्राहिम बेटा पूछ रहा था कि बाप हम कहाँ जा रहे हैं, हमने वो जो है ले लिया है अपना कुल्हाड़ा भी ले लिया है, हमने वो जो है लकड़ियां भी ले ली हैं, तो मेंढा तो कभी नजर नहीं आया कहाँ हम जा रहे हैं। जब वो इब्राहिम अपने बेटे को लेके जा रहा था पहाड़ पे, तो फिर इब्राहिम ने क्या कहा था, उसने कहा था खुदा उसका इंतजाम करेगा। ठीक है, फिर उसने अपने वहां जाके अपने बेटे के हाथ बांधे, पांव बांधे, लकड़ियों पे उसको लटा दिया, और फिर आपको पता है उसको जो है ना वो उसकी कुर्बान करने वाला था। तो एंड पे आखिर पे जाके तो खुदा ने क्या किया, फरिश्ता भेजा कि ए इब्राहिम तू अपना हाथ रोक ले, और फिर सामने उसको क्या नजर आया, एक मेंढा नजर आया था। तो तभी उसने चूंकि देखे एक मतलब ना अमीदी से खुदा ने अमीद पैदा करके उसको बेटा दिया था 99 ईयर में। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी की कुर्बानी मांग ली। तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो है खुदा के साथ चलने वाला शायद ही को बंदा, ऐसा कोई भी नहीं कहता, बेशक किसी के 10 बच्चे हों, वो भी कोई भी नहीं कहता कि अपने बच्चे को जो है वो खुदा की नजर कर दे इस तरह से। इब्राहिम जो इसीलिए उसको ईमानदारों का बाप कहते हैं कि वो उसने अपने ईमान को जो है ना बुलंदियों को छू लिया था। ठीक है, तो फिर खुदा ने उसको कहा था कि तेरा जो है ना मतलब तू ईमानदारों का बाप कहलाएगा, और उसके बाद उसी की नस्ल को जो है आपको पता है जहाक से फिर यकूब पैदा हुआ, और यकूब से फिर उसके 12 बेटे थे, और वही जो है वो इस बार इसराइल के 12 कबीले थे। ठीक है, और आपको पता है वो जो है जो नया यरूशलेम आना है आसमान से, उसके दरवाजों पर उसके जो गेट होंगे ना उन पे इन्हीं 12 कबीलों के नाम लिखे होंगे। उनकी जो बेस होगी ना, जो नया यरूशलेम आना है उसके आपको पता है ना 12 दरवाजे हैं, 4 मशरक, 4 मगरब, 4 जनूब, 4 शुमाल। ठीक है, तो उनके जो दरवाजे होंगे ना गेट, हेलो सर, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। उनके जो गेट होंगे ना, हाँ जी अभी भी कम आ रही है, बाकियों को तो सही सुनाई दे रहा है। सुमेरा तुम जो है ना मुझे बहुत कम आ रही है। सर सुमेरा आपसे दूर बैठी है इसलिए। हाँ तुम दूर बैठी हो, कल से ना तुमने जरा कान साफ कर देने हैं। अच्छा जी, तो वो जो है ना, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, पहले सही आवाज आ रही थी, अभी नहीं सही आ रही। अच्छा चलो हमें पता चल गया कि सुमेरा हमारी क्लास में, असल में सुमेरा भी बताना चाहती कि मैं क्लास में ही हूँ, है तो ये अच्छी बात। अच्छा जी, आपने जो 2 बहाना बनाना होता है कोई ना कोई बहाना भी तो बनाना है ना। चलो किसी तरह मैं बताऊं सर आप भी तो 2 बच्चों के नाम लेते रहते हैं हर टाइम, हमें याद ही नहीं करते हैं, आप अपना नाम लेते हैं हमारा। एग्जैक्टली सही कहा आपने। ये बात, और आप फिर कहते हैं हमारे सामने वो मेरे फेवरेट बच्चे हैं। नहीं फेवरेट तो सारी हैं। अच्छा तो वो जो है ना क्या कर रहे थे तुमने, मुझे कहानी बुला दी है, क्या पता नहीं क्या कर रहे थे। सर नया यरूशलेम के बारे में आप कह रहे हैं? नए यरूशलेम के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में। नए यरूशलेम में 12 दरवाजे आपको पता है ना, 4 मशरक, 4 मगरब, 4 शुमाल, 4 जनूब। तो उन पे जो है ना वो जो दरवाजे होंगे उनके गेट पे नाम किसके लिखे होंगे, वो नाम इन्हीं 12 कबीलों के।
सर आ गए सर अरुण? जी आ सर, गए सर आ गए हुए हैं सर, सर आ गए। अच्छा चलो। सर आज इतनी जल्दी? और अच्छा बात सुने, आखिरी बात मैं बताने लगा हूँ कि वो जो है ना उनकी वो जो नया यरूशलेम आना है उसकी बेस पे जो है ना 12 शागिर्दों के नाम होंगे, ठीक है? और कल हम कबीलों के नहीं, नहीं, जो गेट होंगे ना उस पे कबीलों के नाम होंगे, और जो होंगी ना बुनियादें कौन उस कौन? पे, हाँ बुनियादें उन पे शागिर्दों के नाम। उन पे शागिर्दों के नाम होंगे, ठीक है? कल हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि असामी जो है वो हजरत इब्राहिम का उनके दरमियान जो इस्लामी मजहब है आजिया ने भी कागज इतना दसिया ही नहीं। उनकी उनकी क्या अहमियत है, ठीक है? चले अभी रीटा प्लीज आप अपना माइक ऑफ करें। अभी आप अच्छा बात सुनो बच्चों, आप भी माइक ऑफ करें। अभी आप सर की क्लास लें, कल फिर जो है ना वो हम पढ़ेंगे खुदा ने चाहा। ओके सर। ओके जी, ओके सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके अरुण साहब आपको मेरी आवाज आ बेटा, रही है? ओके अरुण सर, साहब बाय जी सर, आ गॉड गए आप? ब्लेस यू। मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी अरुण साहब काइंडली जब आप सर आ गए हैं सर। मीटिंग को एंड। चले, वेलकम हरून साहब, ओके, वेलकम एंड शुक्रिया, थैंक यू आप ओके, सर, टाइम पे आ थैंक यू गए सो हैं। मच सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक थैंक यू यू ट्राई सर, सर। योर बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके अरुण टाइम, साहब को एंड लीव ओके करना चाहेंगे, बच्चों, इसको एंड कर दीजिए, ठीक है? ओके सर। ओके शुक्रिया। Good evening, students, to all of you. I hope so you are doing well and preparing well. Today we will read Pak-China relations. I hope screen is visible to all of you. Topic of the today's lecture is Pak-China relations. First, write that India-China relations were good until 1915. Until 1958 1958 तक चाइना और इंडिया के रिलेशंस ठीक थे। 1958 के बाद क्या हुआ? बॉर्डर इश्यूज जो है वो इमर्ज हुए चाइना और इंडिया के दरमियान, जिसकी वजह से रिलेशंस खराब हो गए। Relations between China and India deteriorated due to border issues after 1958. Then write 1962 Indo-China war started.
US supported India and China defeated India. चाइना डिफीटेड इंडिया. ओके, यूएस ने इस वॉर में हेल्प की थी इंडिया की, बट इंडिया ने चाइना ने बड़ी हैवी डिफीट जो है वो दी इंडिया को 1962 की वॉर में. देन पाकिस्तान ने भी अपनी फिर पॉलिसी चेंज कर ली. पाकिस्तान का इससे पहले चाइना और रशिया के साथ बड़ा कोल्ड रिलेशन था, क्योंकि पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान ने इससे पहले सीटो और सेंटो के मुआहदे साइन किए हुए थे अमेरिका के साथ. सीटो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो है सेंट्रल अमेरिकन हाँ. तो जो आपका सेंटो है ना, सेंटो ये है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो सीटो है वो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सेंटो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और ये दोनों जो एग्रीमेंट्स थे ये पाकिस्तान ने यूएस के साथ साइन किए थे जब कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका के दरमियान. तो ये जो दो मुआहदे हैं इनका बैकड्रॉप ये था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ अलाइन करेगा. तो ये डिफेंस पैक्ट थे एक तरह के, पाकिस्तान को डिफेंस एड और इस तरह की चीजें मिल रही थी. बट जब ये वॉर हुई ना 1962 की, तो जिसमें चाइना ने इंडिया को डिफीट दी, तो पाकिस्तान ने भी फिर अपनी पॉलिसी बदल ली. पाकिस्तान ने चाइना के साथ रिलेशंस डेवलप करने शुरू कर दिए. पाकिस्तान स्टार्टेड डेवलपिंग रिलेशंस विद चाइना. China started supporting Pakistan at every forum. Pakistan at every forum. इसके अलावा पाकिस्तान हेल्प रिवाइव यूएस चाइना रिलेशन. सत्तर की दहाई में यूएस और चाइना के रिलेशंस बड़े खराब हो गए थे. 70 की दहाई में 70s में यूएस और चाइना के रिलेशंस बहुत खराब हो गए थे. तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, पाकिस्तान ने फिर दोनों के दरमियान आइस मेल्टिंग करवाई. हेनरी कसिंजर जो है वो रिचर्ड निक्सन थे जी प्रेसिडेंट उस वक्त अमेरिका के, उनके वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. तो हेनरी कसिंजर ने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि जी आपके रिलेशंस बड़े अच्छे हैं चाइना से, आप हमारे दरमियान कुछ जो है वो आइस ब्रेकिंग करवाएं. तो फिर पाकिस्तान की कोशिशों से जो है फिर निक्सन का जो है वो विजिट अरेंज किया गया था 1972 के अंदर चाइना का. तो रिजल्टेंटली फिर रिलेशंस काफी थोड़े से बेहतर हो गए थे यूएस और चाइना के. नाइनटीन 78 में जो चाइनीज लीडर हैं जी, बड़े उनके वेल सेलिब्रेटेड लीडर हैं, डेन जियोपिंग उनका नाम है. जिन्होंने
मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी। ये हम जो हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, वो यही साहब है, डेन जाओपिंग। इनकी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं, उनकी वजह से जो है वो आज चाइना इस स्टेज पर खड़ा है कि ये एक सुपर पावर है, अमेरिका को सरपास करने के दहाने पर है। इसकी जो इकोनॉमिक माइट और पावर है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन जो है वो ग्रो कर रही है। तो 1978 में चाइना ने ये पॉलिसी बनाई कि हम सब के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, हम सब के साथ ट्रेड करेंगे, हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे। चाइना का कोई सुपर पावर बनने का या अमेरिका को रिप्लेस करने का कोई इन्हें पॉलिसी या स्टेटमेंट ऐसा कोई प्लान नहीं है। दे ओनली वांट टू डेवलप, देयर ओनली ड्रीम इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसको वो परसू कर रहे हैं। लड़ने लड़ाने वाली साइड वाले ये बंदे नहीं है। इवन कि आप इनको थ्रेट भी करें, आप इनको ब्लस्टरिंग भी इनकी करें, तो ये स्टिल जो है वो लड़ने वाली साइड पर बहुत कम आते हैं। यही वजह है कि आज इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं। चाइना और इंडिया के कितने हालात खराब हैं, मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है, बट स्टिल $100 बिलियन की ट्रेड चल रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अब जो है वो जियो पॉलिटिक्स का दौर नहीं है, अब जो है वो जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। ठीक है जी। और पाकिस्तान और इंडिया को देख ले, दुश्मन है बट को ट्रेड बड़ी लमसम में ना होने के बराबर है। अब इम्पोर्टेंस क्या है चाइना की फॉर पाकिस्तान? हाँ, तो इसका जो है वो $37 बिलियन तक जो है वो पोटेंशियल है, वाला कि पाकिस्तान और चाइना की जो ट्रेड है इसका, पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड का। तो अभी बड़ी लमसम ट्रेड है हमारी, $1 to $2 बिलियन जो है वो चल रही है, बट इसका पोटेंशियल जो है वो 37 क्या बल्कि इससे भी ज्यादा आप इसको जो है वो लेकर जा सकते हैं। और इससे आपकी जो है वो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगी, क्योंकि उनकी $बिलियन की इकोनॉमी है और उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, तो आपको इससे बड़े असेसरी बेनिफिट्स भी होंगे। अब इम्पोर्टेंस क्या है चाइना की फॉर पाकिस्तान? एक तो इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, अब मैं उनसे JF-17 थंडर त्यारा मिलकर बना रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। M11 मिसाइल है। शाहीन 1 मिसाइल है। अल खालिद टैंक है। मशाक ट्रेनर जेट है। मशाक ट्रेनर जेट। इसके अलावा Q8 ट्रेनर जेट्स हैं जिनको हम कराक्रम 8 कहते हैं, Q8। इसके अलावा चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान इन न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको डेवलप करने में भी चाइना ने हमें काफी मदद की। इसके अलावा आप देखिए हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, हमें हमें वहां पर आर्मी डिप्लॉय करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हमें ये है, नो नीड ऑफ प्लेसिंग आर्मी एट नॉर्दर्न बॉर्डर।
इसके अलावा चाइना सिविलियन वर्क्स या प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी हेल्प कर रहा है। गवादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। कोस्टल हाईवे बना के दिए हमें। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्क कर रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर हेल्प कर रहा है। चश्मा 1 और 2। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है। तो इसके अलावा सी पैक का जो है वो आपको पता है कि 60 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने पाकिस्तान में। तो इकोनॉमिक रिलेशंस का भी आपको पता ही है हमारे जो चाइना के साथ जिस तरह के हैं। चाइना जो है वो हमें एड्स और लोन्स देता आ रहा है, ठीक है। $60 बिलियन से ज्यादा भी बात की इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है पाकिस्तान में। हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और इस तरह की जो एक्सपर्टीज है उनकी वो भी प्रोवाइड करता आ रहा है। इसके अलावा हमारी जो मैन पावर है उसको भी ट्रेन कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह। उनकी मैन पावर की या ह्यूमन कैपिटल की आप कह रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह। अब क्वेश्चन है व्हाई वी आर इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। Why are we important for China? नंबर 1 रीजन चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है जी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है जी कि चाइना जो है वो जो उन रूट्स के ऊपर जिनके ऊपर मार्को पोलो ने ट्रेवल किया था, ये एंशिएंट चाइनीज जो है वो ट्रेवलर थे, तो उन तमाम रूट्स को दोबारा रिकनेक्ट करना चाह रहा है चाइना। और इस पॉलिसी के तहत चाइना जो है वो पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, रेलवे लाइंस डेवलप कर रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है। इसके अलावा जो है वो पोटेंशियल सी रूट्स जो हैं उनको डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है इन कंट्रीज का। और ये कुछ 60 से 70 कंट्रीज हैं जिनको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो चाइना एशिया से अफ्रीका से यूरोप तक कनेक्ट करेगा। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है जी चाइना की। तो इस वजह से पाकिस्तान इसका मेन पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल माउथ के ऊपर लोकेटेड है।
तो इस वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है पाकिस्तान की। गर्म पानियों तक पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट एक्सेस देता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। तो चाइना पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस से जो है वो बखूबी आगाह है। सेकंड, चाइना का जो प्रोविंस है सिनकियांग, वहां पे जो है वो यूगर मिलिटेंसी चल रही है। ये मुस्लिम्स हैं जी, यहाँ बड़ा अनरेस्ट पाया जाता है, इनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना है। तो वहां पे एक्सट्रीमिज्म और अलकायदा और तालिबान भी प्रोलिफरेट कर गए थे। इसको ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट भी बोलते हैं, यूगर मिलिटेंट्स को ना। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान से इसलिए भी ताल्लुकात बना रहा है कि ताकि टेरर फ्रंट के ऊपर जो है वो कंबाइंड एफर्ट लगाकर इससे फाइट किया जा सके, और पाकिस्तान से भी जो नेसेसरी हेल्प दरकार वो भी ली जा सके। तीसरी रीजन जो है वो इंडिया फैक्टर है। इंडिया के भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है चाइना के साथ, हमारे भी नहीं है। तो चाइना का पाकिस्तान से नेक्सस जो है वो नेचुरल है। ठीक है, इंडिया और चाइना का आपस में स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और मिलिटरिस्टिक कंपटीशन चल रहा है, तीनों फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। देन गवादर पोर्ट का फैक्टर है। ठीक है जी, चाइना इधर बैठकर जो है वो इंडिया को सर्वेल कर सकेगा, उसकी मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, उसकी सर्वेलेंस, उस पर एक की चेक रख सकेगा। अब तो आपको पता है चाइना ने ईरान के साथ भी $400 बिलियन की जो डील है वो साइन कर ली है। उससे जो है वो मजीद जो है वो स्ट्रेन आएगा चाइना और इंडिया के रिलेशंस के अंदर। देन अफगानिस्तान का भी एक फैक्टर है। चाइना भी चाहता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो है वो आराम से ट्रेड कर सके। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये तुर्कमानिस्तान, किर्गिजिस्तान, काजकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं सारे। तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहता है चाइना, ताकि इन कंट्रीज के साथ जो है वो आराम से जो है वो ट्रेड कर सके। अब क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द इरिटेंट्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान? What could be the possible irritants or sore points? Challenges क्या हो सकते हैं? Terrorism against Chinese workers एक challenge हो सकता है। China won't like this practice in Pakistan. Terrorism against Chinese workers. Then terrorism in Xinjiang. जिसमें यूगर मिलिटेंसी चल रही है। पास्ट में चाइना ने पाकिस्तान को बड़ा सीवियरली थ्रेटन किया कि आपके यहाँ से जो दहशत गर्द है वो इधर आ रहे हैं, इधर वो वायलेंस और अनार्की खड़ी कर रहे हैं, तो काइंडली इनको कंट्रोल करें। और एक और चैलेंज क्या हो सकता है? इफ पाकिस्तान डेवलप रिलेशंस विद यूएस एट द एक्सपेंस ऑफ चाइना, ऑल्दो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, एट द एक्सपेंस ऑफ चाइना, कि चाइना के जो है वो उसको बैक बर्नर पे रख के पाकिस्तान यूएस के साथ मोहब्बत की पिंगे बढ़ाना शुरू कर दे। यूएस को कहे कि यार इधर आओ यार, चाइना को तो देख लेंगे, आपके साथ जो हमारी दोस्ती है उसका तो एक लेवल है। तो फिर जाहिर है यूएस भी पाकिस्तान में को जो है वो सपोर्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा, बट पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। देन एक और इरिटेट क्या हो सकता है? टॉर्पर इन सीपैक प्रोजेक्ट्स। अगर पाकिस्तान जो है वो प्रॉपरली सीपैक को प्रायोरिटाइज नहीं करता, इसमें अपने एंड पर जो काम करना है उसको डिले करता है, तो भी दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में तलखी आ सकती है। आपको पता है माजी में सीपैक के ऊपर कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे, तो चाइना में ये मैसेज गया कि शायद पाकिस्तान जो है वो सीपैक से खुश नहीं है,
तो बड़े नाराज हुए थे हमसे। फिर इमरान खान साहब ने अपनी एक पूरी टीम भेजी थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आते ही आपको पता काफी प्रोजेक्ट्स भी स्क्रैप कर दिए थे सीपैक के। तो इमरान खान साहब ने उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए फिर अपनी टीम भेजी कि हम इसको पूरी डिलीजेंस से परसू करेंगे। एक और चैलेंज ये हो सकता है कि इफ चाइना डजंट सपोर्ट पाकिस्तान एट इंटरनेशनल लेवल। पहले आपको पता मौलाना मसूद अजहर साहब का केस चल रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चाइना कंसिस्टेंटली हमें सपोर्ट करता आ रहा था, उनको प्रोटेक्ट करता आ रहा था। तो उन्होंने मैक्सिमली हमें सपोर्ट किया, बट एक लिमिट आई जब हमने भी उन्हें कह दिया कि भाई इट्स अप टू यू, अब आप अगर हाथ खींचना चाहें भी तो खींच सकते हैं, आपने बहुत किया है, आपकी भी जाहिर लिमिट्स है, इंटरनेशनल प्रेशर है। तो फिर चाइना ने भी उस हिसाब से हमें उतना ही सपोर्ट किया जितना वो कर सकता था। अब रिकमेंडेशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, एज यूजुअल, लैंड शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी टेरर एक्टिविटी अगेंस्ट चाइना। लैंड शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट लैंड यूज नहीं होने देना हमने अपना। देन फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें चाइनीज को। ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो है वो स्टार्ट करें चाइना के साथ। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मैक्सिमम कोऑपरेशन करें। मैक्सिमम कोऑपरेशन इन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सी पैक प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सपेडाइट किया जाए। इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसके अगेंस्ट जो है वो कॉमन एजेंडा अनाउंस किया जाए। टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इनको कलेक्टिवली देखा जाए। स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। चाइना बहुत काम कर रहा है, अभी वो ई टूरिज्म को भी बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू दिखा रहे हैं कि चाइना में किस किस तरह की साइट्स हैं। ठीक है जी। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो किए जाएं दोनों मुल्कों के दरमियान। बाकी आपको बता दिया ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो है वो भी इनिशिएट की जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, और ताल्लुकात को डिप्लोमेटिकली भी स्ट्रेंथन किया जाए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना नाम लिखे चैट बॉक्स में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यार डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रमोट किए जाएं दोनों दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो। आप ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करो, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी करो। आओ मैं भी चाहूँ माइक के ऊपर जरा। यार बड़ी दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं इनको। आई थिंक मैं इसका माइक माइक काम नहीं कर रहा। शहजाद साहब आप आए।
जी सर, काइंडली एक्सप्लेन ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3 डिप्लोमेट। यार कितनी दफा एक्सप्लेन करवानी है आपने? अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये मैंने फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाए थे 7 ट्रैक्स इसके। तो ट्रैक 1 टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक 2 जो है वो पीपल टू पीपल होती है, और एक जो है वो बिजनेस टू बिजनेस होती है, ठीक है ना, बिजनेस प्रमोट करने के लिए देन लोगों के दरमियान। एक जो डिप्लोमेसी है ट्रैक 4 या 5 है वो पीस पर्पस के लिए होती है। एक डिप्लोमेसी जो है वो रिलीजियस कोऑपरेशन या हार्मनी प्रमोट करने के लिए होती है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने लेक्चर दिया था, किसी से कह दीजिएगा वो आपसे शेयर कर देगा। ओके सर, थैंक यू। जी कमल असलम, आप आए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि व्हाट इज द रीजन उस टाइम पे कि हम देखते हैं कि 1962 में भी जब चाइना और इंडिया की वॉर होती है तो एट दैट टाइम यूएसए मतलब पाकिस्तान को कहता है, जब मतलब एट दैट टाइम जब प्रेसिडेंट अयूब खान है कि आप जो है हमारी साइड लें, मतलब इस लड़ाई में चाइना के खिलाफ। मतलब इसमें क्या मेन रीजन है, मुझे ये नहीं समझ आई कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की वजह से था कि उस टाइम से ये यूएसएसआर के साथ मतलब उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे अमेरिका के एट दैट टाइम, इसलिए चाइना के साथ अमेरिका की नहीं अच्छे रिलेशन। बेसिकली चाइना के अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस इस वजह से नहीं थे क्योंकि 1949 से लेकर 1992 तक कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका की चल रही थी रशिया के अगेंस्ट। ये क्या थी कोल्ड वॉर? इट वाज ए वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। कौन सी आइडियोलॉजी? रशिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था और जो अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था। कैपिटलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी है कि जो चाहे जो जिसका जो दिल करे वो बिजनेस करे। कम्युनिज्म आपको पता उसमें ऐसे नहीं होता, उसमें हर बंदा जो है वो स्टेट बाउंड है। आप जो भी बिजनेस करोगे उसमें स्टेट को एक शेयर दोगे। तो इस तरह का बड़ा एक अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था कम्युनिज्म। तो अमेरिका को खतरा था कि रशिया ये पूरी दुनिया पर इम्पोज करना चाहता है। तो रशिया एक एथीस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री था। और आपको पता है 1949 में चाइना में भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था। माओ जेतंग जो है उनकी लीडरशिप में चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था। ऑल्दो यूएस के साथ सुपर पावर लेवल पर लड़ाई तो रशिया के साथ ही चल रही थी, बट क्योंकि जो चाइना वो भी कम्युनिस्ट कंट्री था इस वजह से अमेरिका भी चाइना के अगेंस्ट था। इस वजह से अमेरिका और चाइना के रिलेशन भी उनमें भी एक चिल चलता रहा जो है वो 1962 और ऑनवर्ड तक। बाद में फिर अमेरिका को रियलाइज हुआ कि चाइना उस लेवल से हमारा एनिमी नहीं है जैसा कि रशिया है। तो फिर वो थोड़ा सा जो आइस मेल्टिंग हुई दोनों के रिलेशन में। आई होप सो माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। क्लास जिसने सही से लिखे है ना, कुछ पॉइंट मेरे मिस हो गए रिकमेंडेशन में से। और मेरे भी कुछ पॉइंट्स मिस हो गए, अगर मुझे भी लिखवा दो तो बहुत अच्छा होगा। व्हाई आर वी इम्पोर्टेंट फॉर चाइना? इसमें पॉइंट्स नहीं लिखे गए। तेज बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आया क्या बोल के चले गए। और अभी देखो पूरे 8 भी नहीं बजे सर चले गए। यार मैंने जो लिखे हैं जल्दी से नोट कर लो, आपको शायद मिस हो गए होंगे। मैंने तकरीबन लिखे हैं, जल्दी से नोट कर लो क्लास खत्म होने से पहले। कहाँ लिखे हैं? मैंने अपने पास लिखे ना, नोट रिपीट कर देता हूं। बताऊं? ग्रुप में सेंड कर दो। मैं एडमिन नहीं हूं ना ग्रुप का, मैं कैसे सेंड करूं? मैंने भी लिखे हैं सारे, मैं बता देती हूँ अगर कोई सुनना चाहता है तो। लिख लें आप जल्दी से। लिख ले। हाँ क्लास हो रही है। गाइस यार प्लीज बाकी सब चुप हो जाओ।
आप बता रही हैं या मैं बता दूं? आप बता दें। जी एक ही लिखें बंदा यार बताए। सारे दोस्त। हाँ, लैंड शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना। ये वे फॉरवर्ड है, ठीक है। नंबर 2, फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड टू चाइना। जो वर्कर यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, उनको पर काम करना चाहिए। फर्स्ट हो वाला गया। रिपीट कर दे। लैंड शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना, यानी हमारी तरफ से, हमारे लैंड की तरफ से कोई भी टेररिज्म की के लिए जगह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आगे उसके बाद सेकंड नंबर लिख लिया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड टू चाइना। या ट्रैक 2 और ट्रैक 3 के ऊपर काम करना चाहिए। हाँ ठीक है। उसके बाद है सीपैक शुड एक्सपीडाइट, यानी उसको और ज्यादा वसी और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है। इससे पहले अगला शंघाई बताओ। वाला दिया, शंघाई कॉर्पोरेशन सीपैक से ऑर्गेनाइजेशन। पहले वाला कोई था, नंबर 4 पे कुछ था, वो वाला जी बताएं। जी बता रहा कॉर्पोरेशन हूँ। ऑर्गेनाइजेशन। SEO, शंघाई इकोनॉमिक हाँ ऑर्गेनाइजेशन को मैक्स करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। फिर बोले शंघाई। SEO शंघाई। ओहो शोर आ रहा है। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वॉइस प्रॉब्लम है। शंघाई एंड शंघाई और क्या है यार इसकी फुल फॉर्म? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से SEO करके मैंने लिखा है। SEO शुड मैक्स। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसको शंघाई और ज्यादा कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, उसे मैक्सिमाइज करना है। जी ठीक है। और उसके बाद है टेररिस्ट फाइनेंशियली एंड मनी लॉन्ड्रिंग। टेरर, फाइनेंशियली एंड मनी लॉन्ड्रिंग। फाइनेंसिंग एंड मनी। अच्छा, ये शंघाई कॉर्पोरेशन वाला जरा कोई ये मतलब चैट पे लिख दे, क्योंकि मुझे वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म। आगे ठीक है। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है। टेरर, फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर कॉमन एजेंडा होना चाहिए, ये पॉइंट है। ये नवीद भाई, ना 4 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट तो रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा नवीद जॉन, मुझे ये सेकंड पे जो सर ने बताया था, ड्यू टू बॉर्डर इशू से पहले एक वर्ड यूज हुआ था, सेकंड हेडिंग में। यार वो मेरे ख्याल में इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी कल तक तो देख लेंगे। ड्यू टू बॉर्डर इशू से पहले वर्ड एक यूज किया था सर ने। ऑल ऑफ यू। डिटेरियोरेटेड। क्या था? डिटेरियोरेटेड ड्यू टू बॉर्डर इशू। आफ्टर स्पेलिंग बताना कहाँ पे? यार ये क्वेश्चन जो है, व्हाई आर वी इम्पोर्टेंट फॉर चाइना, इसके पॉइंट्स बताएं जरा। हाँ, इसके पॉइंट्स भी हैं मेरे पास। तो बताओ। लिखवा दो जरा नवीद। स्टिंग ऑफ पर्ल्स का इसका मकसद ये था कि जब मार्को पोलो ने जहाँ पर सफर किया है, जहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं उसको, जहाँ पर वो चले हैं या सफर किया, वहाँ उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको वो रिस्टोर करना चाहते हैं। कौन रिस्टोर करना चाहते हैं? चाइना की जो पॉलिसी है वो उसे रिस्टोर करना चाहते हैं, जहाँ पर मार्को पोलो ने सफर किया है। ओके, नेक्स्ट हाँ पॉइंट तो चैट में लिख देने थे। टेररिज्म अगेंस्ट चाइनीज वर्कर, इसमें भी है जी। इसी के तो पॉइंट, ये इसी के तो पॉइंट है ना यार। उसके बाद है टेररिज्म इन शेंगेन। स्पेलिंग बता रहा हूँ, अल्फाज मुझे नहीं आ रहा है। XINGIAN शेंगेन। चाइनीज है ये वर्ड। ये चाइना का कैपिटल है शायद, जी चाइना का कैपिटल है।
दोबारा से बोलेंगे, सेकंड पॉइंट है। शंघाई एशियन कैपिटल हाँ हाँ ये सेकंड है, पाकिस्तान रिलेशन विद यूएस। ये 3 ऑप्शन थे यार यार एक मिनट, स्ट्रिंग ऑफ क्या था? फर्स्ट वाला क्या है? और ये सब हेडिंग्स हैं। स्टिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे वो सर नहीं है, तो कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ये वही वाला पर्ल है, PEARL, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो आगे ये जो आप बोल रहे हो ये इसकी सब हेडिंग्स हैं। जी जी जी। अच्छा आप बोलें फिर इसकी क्या बोल रहे थे आप? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अरे यार इतनी बार तो पता है। और रिकॉर्डिंग को लेना, कल तक आ जाएगी ना, उसमें से कर लेना। भाई को तंग कर दिया। नहीं मैं तंग नहीं हो रहा, ये आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्लास में ऐसे ही होता है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, लाइक बच्चे उसके पास बाद में आ जाते हैं पूछने। तो अच्छी बात नहीं है, आपको ज्यादा याद हो जाएगा। नहीं है, पर सर बहुत स्पीड पढ़ाते हैं और ना समझ आ रही है ना कुछ। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया टॉपिक क्या था, क्या पढ़ाया, चाइना क्या था, कुछ समझ नहीं आया। मैं आपको एक बात बताऊं, सर हारून जैसा टीचर बहुत ही ग्रेट टीचर है, वो बहुत अच्छे टीचर है, उनके पास बहुत अच्छा यार पाकिस्तान है, लेकिन समटाइम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। पढ़ रही थी ना हेलो बात क्लास। हेलो जी जी अच्छा मैं पाकिस्तान और ईरान के बारे में वैसे किताब में पढ़ रही थी ना, तो उसमें तो बहुत ज्यादा डेट्स है, तो सर ने कुछ लिखवाई हैं, तो सिर्फ उन्हीं के मुताबिक हमें मतलब आगे इसको एलैबोरेट करना है या बाकी भी कर सकते हैं? एलैबोरेट तो करना पड़ेगा, जो हेडिंग है वो तो मुझे पता है ना, लेकिन सर ने जिसमें स्टार्टिंग में कोई 10-12 पॉइंट्स लिखवाए हैं, फिर उसके बाद ज्यादा के बारे में लिखा, उससे पहले काफी ज्यादा है ये। जैसे कि सर ने अभी ये जो हमने CEOT सेंटो, ये इसका रिलेशन ऑलरेडी पहले ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अफगानिस्तान और ईरान और चाइना भी थे, लेकिन फिर बीच में अफगानिस्तान ने छोड़ दिया, चाइना और पाकिस्तान उसके साथ रिलेट थे, फिर 1979 में उन्होंने भी इसमें से लीव कर दिया। अच्छा, किसी ने इम्पोर्टेंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान पूछना है तो पूछ लें, उसके पॉइंट्स भी मेरे पास सारे लिखे हैं। नवीद नहीं जी जी फिर ग्रुप में सेंड कर देनी थी, पे चैट में लिखाओ मुझे। हेलो जी बोलो। Why are we important for China? पॉइंट लिखवा दो नवीद भाई। यार ये पिक्चर्स बना के अगर ग्रुप में शेयर कर देना। हेलो मैं एक मिनट मैं तनु कॉल करदा हां जी बाबा जी, एक मिनट रुको मैं तनु कॉल करदा फिर गल करने जी। हाँ बस मेरा एक ही पॉइंट मिसिंग है और फिर मैं दस दियो, ठीक है बात से। जी जी हेलो भाई बात सुने, नवीद भाई एक मिनट बात सुने। ये जो 7th पॉइंट था, पाकिस्तान रिवाइव US चाइना रिलेशन, इसकी डेट क्या थी सर ने? एक मिनट अभी देख कर बताता हूँ। पाकिस्तान रिवाइव US चाइना रिलेशन, यार एक हमारा ग्रुप है 1705 थी या 1905 है, 70वीं दहाई में 1908 लिखवाया था शायद। एग्जैक्ट डेट नहीं बताई सर ने, सिर्फ 70s का बताया है सर। 70s अच्छा ठीक है, 78 बताया। एग्जैक्ट डेट नहीं सर ने बताई, सर ने सिर्फ 70s का बताया है कि 70s में हुई थी। अच्छा बोर्ड पे कुछ लिखा तो था सर, उन्होंने बोला कोई आगे डेट स्पेसिफिक सन नहीं बताया। अच्छा चलें नहीं 70s हाँ नजर आ गया मुझे, यहाँ पे लिखा है कि हाँ डेट लिखवाई है 1978 है। नहीं डेट नहीं लिखवाई, 17 सर ने बोला 17 के दौरान। सिर्फ ठीक है सही है, सदी बताई है उन्होंने। हाँ ठीक है। ये जब आइस मेल्टिंग जब पाकिस्तान ने US के और चाइना के रिलेशंस को जो खराब हो गए थे, उनको जब दोबारा से आइस मेल्टिंग करवाई, वो 17 के दौरान हुआ। सर ने 17 बताया, 17 नहीं है, 70 है, 70 है, यानी 1970 के बाद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना था ना, तो उसके बाद आइस मेल्टिंग 70 में हुआ था, यानी 1970 के बाद हुआ था। 70 है, सर ने बोर्ड पे भी 70 लिखा था।
और 78 है दोस्तों 1978 यार, क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हो यार? 78 है। निक्सन ने भी विजिट किया था। निक्सन ने विजिट किया था। 1978 है इसी यार। वजह से इसी वजह से सर जो है ना सबके माइक बंद कर देते सबको म्यूट बस हैं। अब मैं होस्ट नहीं हूँ ना, तो मैं कर मेरी देता बात हूँ। सुनिए, सर ने पॉइंट लिखवाया था इन 70s चाइना यूएसए रिलेशन, ये 70s बोला था बस। हेलो, मुझे पॉइंट लिखवा दो। एक मिनट बात सुने, मैं बताता हूँ। 70s में पाकिस्तान और चाइना के जो था यूएस ने ये कहा था पाकिस्तान से ये कहा था कि हमारे चाइना के साथ रिलेशंस जो है ना वो रिवाइव करवा दे, अच्छे करवा दे। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी यूएस ने, और वो तकरीबन सर ने बताया था कि 1970s में की थी। 1978 में उनका एक अपना चाइनीज लीडर था, बहुत बड़ा लीडर था, उसका बड़ा एक नाम भी है।